हाय तो दोस्तों, आज हो गया है 23 सितंबर 2025 और आज की वीडियो में हम देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड आज से के उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा प्रॉपर आपको डिटेलिंग में यहाँ पे बताया गया है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छूट नहीं पाए इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन को आप कवर कर पाए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। पहला ही क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है। तो ये एक इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देखते हैं 23 सितंबर को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है। अब मनाया जाता नहीं है, मनाया जाएगा। अब इसी साल इसकी घोषणा की है। तो अब हर साल 23 सितंबर को विश्व आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इसके बारे में हम देखते हैं। तो भारत में 23 सितंबर को हर साल आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, जिसे भारत सरकार ने हाल ही में एक वार्षिक तिथि के रूप में अधिसूचित किया है। ये पहले जो मनाया जाता था, ये हर साल धनतेरस पे मनाया जाता था। कोई इसकी फिक्स डेट डिसाइड नहीं थी। पर अभी भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके राजपत्र में ये बताया गया है कि 23 सितंबर को ये दिन मनाया जाएगा। एक स्पेसिफिक इसकी डेट डिसाइड कर दी गई है। इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ से हो जाता है। इसके बारे में हम देखते हैं। इसके अलावा विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस भी यहाँ पे मनाया जाता है, जो कि 23 तारीख को मनाया जाता है, 23 सितंबर को। कुछ राज्यों में 23 सितंबर को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम आयुर्वेद दिवस के बारे में देख लेते हैं। तो 23 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का 10वां संस्करण मनाया जाएगा। यह पहला अवसर है जब आयुर्वेद दिवस को किसी निश्चित तिथि 23 सितंबर को मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का स्थान देखते हैं तो आयुर्वेद दिवस 2025 का मुख्य कार्यक्रम गोवा के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम है 2025 की, तो जन जन के लिए आयुर्वेद, धरती के लिए आयुर्वेद, ये 2025 की थीम है। महत्व की बात करते हैं तो भारतीय चिकित्सा पद्धति के वैश्विक प्रचार के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि पहली बार इसे निश्चित तिथि पर मनाया जा रहा है। अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की, तो इस दिन का उद्देश्य सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बधिर व्यक्तियों के अधिकारों और सांस्कृतिक विविधताओं के संरक्षण पर जोर देना है। इस दिन को मनाने का प्रस्ताव 2017 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रखा गया था, पारित किया गया था। यह 23 सितंबर को मनाया जाता है, जो 1951 के वियना में विश्व बधिर महासंघ की स्थापना का दिन है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा तातो वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो अभी अभी 22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे और ये परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश से ही रिलेटेड है। तो इसको इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट जो परियोजना होती है उनकी आधारशिला यहाँ पे रखी है। तो देखते हैं, प्रधानमंत्री ने ईटानगर में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं, जिनमें तातो वन और हेवो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की आधारशिला रखी है। देखते हैं तातो वन परियोजना के बारे में। तो इसका स्थान है अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में, ये इसकी आधारशिला रखी गई है। क्षमता की बात करते हैं तो 186 मेगावाट की 3 इकाइयां यहाँ पे ओपन की जाएगी। निष्पादन की बात करते हैं तो इसे कौन स्थापित करेगा? तो नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, निपको और अरुणाचल प्रदेश सरकार दोनों मिलकर इस परियोजना को स्थापित करेंगे। उद्देश्य की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में बिजली आपूर्ति में सुधार करना और राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करना। अगर लाभ देखते हैं तो राज्य को 12% मुफ्त बिजली इससे मिलेगी और स्थानीय क्षेत्र को 1% इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर बात करते हैं हेवो जल विद्युत परियोजना की, तो इसका स्थान है हाइजेप नदी पर प्रस्तावित 3 परियोजनाओं में से ये एक है। 3 परियोजनाएं प्रस्तावित है, जिसमें से इसकी आधारशिला यहाँ पे रखी गई है। इसकी क्षमता है 250 मेगावाट। संचालन की बात करते हैं तो इसे टाटो वन और पोक परियोजना के साथ एक परियोजना ये है। प्रकृति तो एक रन ऑफ द रिवर योजना है। अगर अन्य परियोजनाओं की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रस्तावित परियोजनाएं हैं, पुक HEP, ये एक परियोजना है जो हाइजेप नदी पर प्रस्तावित है। तीसरी परियोजना है जिसकी क्षमता 145 मेगावाट है।
एक रन ऑफ द रिवर कम स्टोरेज परियोजना है। टाटो सेकंड परियोजना, ये पश्चिम सियांग जिले में सियोम नदी पर स्थित एक अलग परियोजना है जो 700 मेगावाट की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस राज्य के द्वारा मिड डे मील की दरों में बढ़ोतरी की गई है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी अभी हाल ही में की गई है। यूपी के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील की दरें बढ़ा दी गई है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर पर बढ़ोतरी की गई है। देखते हैं, इसके अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 59 पैसे बढ़ाकर 6 रुपये 78 पैसे प्रति छात्र कर दी गई है। इसके अलावा अगर देखते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तो 88 पैसे बढ़ाए गए हैं। ये बढ़ाने के बाद में 10 रुपये 17 पैसे प्रति छात्र यहाँ पे प्रतिदिन तय की गई है राशि। प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत की गई है। अब ये मिशन शक्ति क्या है, तो इसके तहत आज यानी कि 23 सितंबर को यूपी में के जो विभाग है, सरकारी विभाग, उनकी जो कमान रहेगी वो वहाँ की छात्राओं की या बेटियों के हाथ में रहेगी। ये यहाँ पे एक प्रशासन के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि शक्ति मिशन किस राज्य से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे डिजिटल हेल्थ इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आईएमएस बीएचयू के ट्रामा सेंटर को किया गया है। ये एक नई पहल शुरू की है, ट्रामा सेंटर की जो चिकित्सा में सुधार किए गए उनको देखते हुए ये अवार्ड मिला है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो आईएमएस बीएचयू के ट्रामा सेंटर को डिजिटल तकनीक के उपयोग से तकनीकी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए डिजिटल हेल्थ इनोवेशन अवार्ड मिला है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 2025 में ट्रामा सेंटर के प्रोफेसर सौरभ सिंह ने ये सम्मान लिया है। ट्रामा सेंटर में पूर्वांचल के साथ ही बिहार आदि जगहों से आने वाले मरीजों की सुविधाओं के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है। इस वेबसाइट पर क्लिक करते से वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि ओपीडी में क्या कितने डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल है और उससे रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। तो इसी के पहल के थ्रू यहाँ पे अवार्ड दिया गया है बीएचयू को। आगे चलते हैं, हाल ही में किसे बंगाल क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली जी को चुना गया है। इनके बारे में देखते हैं, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को निर्विरोध बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इससे पहले वे 2015 से सीएबी के अध्यक्ष रह चुके हैं। गांगुली 2019 से 22 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। सौरव गांगुली ने अपने बड़े स्नेहाशीष गांगुली का स्थान लिया है। 6 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद में पद छोड़ना पड़ा है। अध्यक्ष बनने के बाद में गांगुली ने ईडन में दर्शक क्षमता उसे बढ़ाने का डिसीजन लिया है, फैसला लिया है और इसे बढ़ाकर 1 लाख तक करने की ये फैसला लिया है यहाँ पे, ताकि किसने आईआईएम कोलकाता के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। तो ये योजना शुरू करी है अडानी ग्रुप ने। इनके बारे में देखते हैं, तो अडानी ग्रुप ने आईआईएम कोलकाता में अडानी एक्स लीडरशिप प्रोग्राम शुरू किया। में अगर देखते हैं तो इसके अंतर्गत लीडरशिप टैलेंट को बढ़ावा देना और उद्योग अकादमिक सहयोग को मजबूत करना है। इस पहल के तहत हर साल 6 एमबीए छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसकी कुल राशि जो रहेगी 1.62 करोड़ रुपए रहेगी, जो 2 साल में वितरित की जाएगी। अगर बात करते हैं राशि की, तो ये 2 पार्ट में छात्रों को दी जाएगी, जिसमें एक किस्त रहेगी 81 लाख रुपए की और दूसरी किस्त 81 लाख रुपए, ऐसे करके इसको 2 पार्ट में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा इंडस्ट्री फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत जो है ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई ने इंडस्ट्री फेलोशिप प्रोग्राम के तहत 350 फैकल्टी मेंबर्स को इंटर्नशिप देने की घोषणा की है। इंडस्ट्री फेलोशिप प्रोग्राम 2025 से 26 के तहत 350 फैकल्टी को न्यूनतम 1 वर्ष के लिए इंडस्ट्री में काम करने का अवसर मिलेगा। चयनित उम्मीदवार को 75,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड और इंडस्ट्री की साइड से 25,000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे, यानी कि कुल मिला के 1 लाख रुपये प्रति माह। आवेदन 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं। कार्यक्रम 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगा और चयन प्रक्रिया 1 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक चलेगी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे FIDE विश्व कप के लिए वाइल्ड कार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है भारतीय ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख को। भारतीय ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख को 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक गोवा में होने वाले FIDE शतरंज विश्व कप 2025 के लिए वाइल्ड कार्ड दिया गया है। दिव्या को यह वाइल्ड कार्ड प्रतिभागी के अंतिम समय में नाम वापस लेने के बाद दिया गया है। 19 साल की इस खिलाड़ी ने हाल ही में FIDE ग्रैंड स्विस में व इस एलिमिनेशन प्रतियोगिता में 20 अन्य भारतीयों के साथ में शामिल होगी, जिसका नेतृत्व मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश करेंगे। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस टीम को हराया है? तो भारतीय फुटबॉल टीम अंडर 17 ने पाकिस्तान टीम को यहाँ पे हराया है और इसमें 3-2 से पाकिस्तान टीम को शिकस्त दी है। आगे चलते हैं, किस देश ने के वीजा लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चाइना के द्वारा किया गया है। अमेरिका ने हाल ही में H1B वीजा पर कुछ अतिरिक्त फीस लगाई थी, तो उसकी गवर्नमेंट ने, चाइना की गवर्नमेंट ने के वीजा लॉन्च किया है। इससे जो साइंटिस्ट होते हैं या जो टैलेंटेड लोग जो होते हैं उनको आकर्षित करना है, ताकि वो चाइना में जाकर के वहाँ पे वर्किंग करे, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड जो छात्र जाते हैं उनके लिए ये सुविधा दी गई है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। अमेरिका के द्वारा H1B वीजा पर भारी फीस लगाने के बाद में चीन ने के वीजा लॉन्च किया है। यह वीजा 1 अक्टूबर से लागू होगा, जो अमेरिका के H1B वीजा को इसे 13वीं कैटेगरी में जोड़ा गया है, जो खासकर साइंटिस्ट और टेक्निकल ग्रेजुएशन की तैयारी करने वाले लोगों के लिए है। तो दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चन ये फिनिश होते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग भी इसको देख पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले अपडेट्स इस पे तुरंत मिलते रहें। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे वीकली या मंथली बेसिस पे भी सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।